हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनीज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो नेट जून 2023 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहला है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कंक्लूसिव एविडेंस दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट हैव बीन complied with in respect of registration. Statement 2 है, after incorporation, if the company makes a fresh contract in terms of the pre-incorporation contract, the liability of a promoter shall come to an end. इन दोनों स्टेटमेंट से हमें आंसर चूज करना है। तो देखिए, दो चीजों की यहाँ पे बात की जा रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रमोशन ऑफ अ कंपनी क्या होता है, तो प्रमोशन का मतलब क्या है? प्रमोशन एक स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी कैसे फॉर्म होगी? प्रमोशन शुरू कहाँ से होता है? जब किसी के पास कोई आइडिया आता है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद क्या किया जाएगा? अगला स्टेप आइडिया डिस्कवर करना। जो प्रमोशन है इसमें स्टेप्स क्या है? सबसे पहले क्या है? डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। एक आइडिया आता है कि हाँ, हमें इस तरीके का एक कंपनी खोलनी चाहिए, इस तरीके का एक बिजनेस करना चाहिए। तो सबसे पहला क्या हो गया? डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। दूसरा क्या है? इन्वेस्टिगेशन। जो आइडिया हमें आया है, हमें उसकी फीजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ेगी, यानी कि वो जो आइडिया है उसमें अपॉर्चुनिटीज हैं कि नहीं। जो हमने बिजनेस के बारे में सोचा है उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार जब हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो फिर उस इन्वेस्टमेंट को निकाल पाना मुश्किल होता है। तो हमें ये देखना होता है कि जो हम बिजनेस करने जा रहे हैं उसकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, हमें उसमें बेनिफिट होगा या नहीं होगा, कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी कैपिटल की ज़रूरत होगी, कितनी इनकम जनरेट होगा, जितना हम पैसा लगाएंगे उतना हमको रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सभी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में चेक की जाती हैं। और थर्ड है असेंबली। असेंबली का मतलब है कि एक बार जब हमने इन्वेस्टिगेट कर दिया कि जो आइडिया है वो सही है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो अगला स्टेप क्या है कि हम उस आइडिया को रियलिटी में लेकर के आए, यानी इन प्रैक्टिस हम उस आइडिया को लेकर के आए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करनी होगी, प्लांट मशीनरी लगाएंगे, ये सारी चीजें, इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी हमें, ये सभी चीजें हम अरेंज करते हैं। अब देखिए, जो ये प्रमोशन का प्रोसेस है ये कौन करता है? तो जो पर्सन ये काम करता है उसको हम प्रमोटर कहते हैं। अब ड्यूरिंग प्रमोशन जो कंपनी है वो क्या है? नॉन एग्जिस्टेंट है, यानी कि वो अभी एग्जिस्टेंस में आई नहीं है। तो यानी कंपनी के नाम पर हम इस समय कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर नहीं कर सकते इन द नेम ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी क्या हुई है? अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, कंपनी का अभी इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होगा उसमें कौन एंटर करेगा? वो होगा प्रमोटर। तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें प्रमोटर एंटर करता है इसे हम कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रमोटर क्या कर रहा है? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स में आ रहा है। मान लीजिए प्लांट लगाना है, हमें मशीनरी खरीदनी है या हमें बिल्डिंग खरीदनी है, तो इन सब के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज पर जो प्रमोटर है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है। तो प्रमोटर कौन है? वो पर्सन है जो कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेकर के आता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है कि कंपनी जब तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है उसको क्या माना जाएगा? कि वो नॉन एग्जिस्टेंट है, यानी अभी तक कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आई है। तो जो भी ये प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यानी जो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसके लिए कौन लायबल होगा? जो प्रमोटर होगा। प्रमोटर इज लायबल फॉर द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। व्हाई ही इज लायबल? क्यों ये लायबल है? क्योंकि कंपनी अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आई है। मान लीजिए कि किसी प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट में प्रमोटर एंटर करता है, उस समय कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं है। बाद में जब इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, इवन आफ्टर दिस इनकॉर्पोरेशन प्रमोटर विल बी लायबल फॉर द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उस समय कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी।
इसी रीजन से जो प्रमोटर है वो लायबल होगा फॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कल को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो कंपनी को सू नहीं कर सकता, बिकॉज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी। लेकिन मान लीजिए कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जब हो गया, उसके बाद जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था, किसी कंपनी के साथ जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था, इसी के बेस पर कंपनी ने एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जो कंपनी है, मान लीजिए कंपनी ए है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था यानी जो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट था उसी की लाइन में या उसी के बेस पे उसने एक नया कॉन्ट्रैक्ट अगर कर लिया है, तो इस केस में प्रमोटर लायबल नहीं होगा, प्रमोटर की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। मान लीजिए प्रमोटर है, मिस्टर पी एक प्रमोटर है, इन्होंने मिस्टर जेड से कॉन्ट्रैक्ट किया। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था? ये एक प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट था, यानी कंपनी के स्टार्ट होने के पहले इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब जब कंपनी ए, जिस समय प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट हुआ कंपनी ए एग्जिस्टेंस में नहीं थी, यानी इस जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके लिए लायबल कौन हुआ? मिस्टर पी। लेकिन जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया, कंपनी बन गई, उसके बाद अगर इसी कॉन्ट्रैक्ट की लाइन में या इसी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है बिटवीन ए एंड जेड, तो इस केस में मिस्टर पी जो हैं, जो प्रमोटर हैं, वो इस फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं होंगे। यानी इनकॉर्पोरेशन के बाद किसी ओल्ड जो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट था या ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बेस पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन उस नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कंपनी है वो प्रमोटर को लायबल नहीं ठहरा सकती। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। जब प्रमोशन का स्टेप पूरा हो जाता है तो उसके बाद इनकॉर्पोरेशन का स्टेप आता है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है? रजिस्टर द कंपनी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना। कंपनी को रजिस्ट्रार के पास, जो कंपनी रजिस्ट्रार है उसके पास रजिस्टर कराया जाता है। इसके लिए फॉर्म भरा जाएगा, कंपनी का जो नाम है वो प्रपोज किया जाएगा, जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी की जाएंगी, जैसे डॉक्यूमेंट्स देना, जैसे एमओए, एओए, ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट किए जाते हैं। जब जो रजिस्ट्रार है वो सभी डॉक्यूमेंट्स को देख लेता है और जब वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि सभी डॉक्यूमेंट्स सही हैं, तो उसके बाद वो क्या करता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देता है। अब यहाँ बात आती है कंक्लूसिवनेस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये ध्यान रखिएगा कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब मिल जाता है तो कंपनी इज सेड टू बी लीगली बॉर्न फ्रॉम दैट डेट। जो डेट सर्टिफिकेट पे लिखी है, कंपनी इज सेड टू बी लीगली बॉर्न ऑन दैट डेट। अब कंक्लूसिवनेस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि ये यहाँ पर क्या करता है? एज अ एविडेंस होता है जो कंपनी है उसने सभी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा किया है जो उसके फॉर्मेशन से जरूरी थी, फॉर्मेशन से रिलेटेड थी। और इसी दिन से जो कंपनी है उसे एक सेपरेट लीगल एंटिटी मान लिया जाता है। कंपनी इज सेड टू बी लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो वापस से हम अगर अपने क्वेश्चन पर आए तो यहाँ देखिए स्टेटमेंट 1 दिया था कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये बिल्कुल सही बात कह रहा है जो अभी हम लोगों ने देखा कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि जो भी एक्ट, कंपनीज एक्ट में रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल की गई हैं रजिस्ट्रेशन के केस में। दूसरा ऑप्शन देखिए, after incorporation if the company makes a fresh contract in terms of pre-incorporation contract the liability of a promoter shall come to an end। ये भी बिल्कुल सही है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि जब प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा होता है उस समय जो कंपनी है वो नॉन एग्जिस्टेंट रहती है, तो उस केस में कंपनी को लायबल नहीं ठहराया जा सकता बल्कि प्रमोटर लायबल है। लेकिन इनकॉर्पोरेशन के बाद अगर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर ही नया कॉन्ट्रैक्ट कंपनी करती है तो उस केस में प्रमोटर को लायबल नहीं ठहराया जा सकता, प्रमोटर की लायबिलिटी वहां पर नहीं होती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्शन 61 to 64 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स ऑल्टरेशन प्रॉपर which includes cancellation of unissued shares, cancellation of issued shares, increase in share capital by issue of new shares, decrease in share capital by redemption of shares, conversion of fully paid shares into stock and vice versa। और इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन कौन से ऑप्शंस सही हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए सेक्शन 61 बात करता है ऑल्टरेशन कैपिटल क्लॉज से, सेक्शन 62 बात करता है फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल से, सेक्शन 3 बात करता है इशू ऑफ बोनस शेयर्स, और सेक्शन 64 कहता है नोटिस टू बी गिवन टू द रजिस्ट्रार फॉर अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो देखिए सेक्शन 61 में क्या कहा जा रहा है, अल्टरेशन इन कैपिटल क्लॉज। इसमें क्या हो रहा है कि ये सेक्शन ये ऑथराइज करता है कंपनी को कि जो उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो उसको इंक्रीज कर सकती है, अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है, अपनी शेयर कैपिटल जो है या तो उसको डिवाइड कर सकती है या कंसोलिडेट कर सकती है। इसके अलावा जो फुल्ली पेड शेयर्स हैं इसको कन्वर्ट कर सकती है इन स्टॉक, फुल्ली पेड शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है एंड वाइस वर्सा, जो स्टॉक्स हैं उनको रिकन्वर्ट कर सकती है इन शेयर्स। इसके अलावा जो शेयर्स हैं उनको डिवाइड कर सकती है स्मॉलर अमाउंट्स में। इसके अलावा जो भी अनइशूड शेयर्स हैं उनको कैंसिल भी कर सकती है। कंपनी कैन कैंसिल द अनइशूड शेयर्स, यानी कि ऐसे शेयर्स जो अभी तक किसी के थ्रू लिए नहीं गए हैं या किसी ने अग्री नहीं किया है कि फर्दर उसको उन शेयर्स को खरीदेगा, तो ऐसे शेयर्स को कैंसिल कंपनी कर सकती है अंडर सेक्शन 61। सेक्शन 62 है फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी चाहे तो जो उसकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसको इंक्रीज कर सकती है बाय फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। जो शेयर्स है किसी भी टाइम पे फ्रेश इशू करके शेयर्स को कंपनी अपनी जो सब्सक्राइब कैपिटल है उसको बढ़ा सकती है। थर्ड है इशू ऑफ बोनस शेयर्स। सेक्शन 63 कहता है इशू ऑफ बोनस शेयर्स। कंपनी क्या कर सकती है, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स को इशू कर सकती है टू इट्स मेंबर्स। ये शेयर्स वो फ्री रिजर्व्स में से बना सकती है, फ्री रिजर्व्स में से इशू कर सकती है, या फिर जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा होता है उसमें से इशू कर सकती है, या फिर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट से भी इशू कर सकती है। और नेक्स्ट है सेक्शन 64। सेक्शन 64 कहता है नोटिस टू बी गिवन टू द रजिस्ट्रार फॉर द अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अल्टरेशन के 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास कंपनी को जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है उसमें नोटिस देना जरूरी होता है। तो वापस से अगर हम अपने क्वेश्चन पर आए तो सेक्शन 61 से 64 के बीच में क्या क्या दिया गया है, तो हम लोगों ने भी देखा कैंसिलेशन ऑफ अनइशूड शेयर्स। अगर अनइशूड शेयर्स हैं तो उसको कैंसिल किया जा सकता है। कैंसिलेशन ऑफ इशूड शेयर्स यहाँ पे सही नहीं है। इसके अलावा सी दिया हुआ है इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ न्यू शेयर्स, ये भी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट दिया है डिक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल बाय रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, यानी कि ये क्या है आपका रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल ये डिफाइंड है अंडर सेक्शन 66, तो ये यहाँ पर सही नहीं है। और लास्ट है कन्वर्जन ऑफ फुली पेड शेयर्स इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। जो भी हम लोगों ने देखा कि फुल्ली पेड अप शेयर्स को कन्वर्ट किया जा सकता है स्टॉक में, या फिर स्टॉक को रिकन्वर्ट किया जा सकता है इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स। तो यहाँ देखिए ए सही है, सी सही है और ई सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, ए सी एंड ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following interventions can be used to manage anxiety created by mergers and acquisitions? Options है speed up the integration process, articulate a new vision, common goal and organizational symbols, employ counseling and stress management training, disengage efforts such as termination ceremonies, social support from spouse, friends, supervisors and co-workers। इनमें से हमें बताना है कि सही ऑप्शंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर को डिफाइन किया गया अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एंटिटीज इनटू वन। दो या दो से अधिक जो एंटिटीज हैं उनको एक में कंबाइन करना, उनके एक में जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या कहते हैं, मर्जर कहते हैं। सिर्फ जो दो बिजनेसेस हैं इनका आपस में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसको एक्यूमुलेट करना ही
मर्जर का पार्ट नहीं है, यानी किसी एंटिटी का, किसी डिस्टिंक्ट एंटिटी का एसेट्स या लायबिलिटीज को अक्वायर कर लेना, उसको एक्यूमुलेट करना ही मर्जर नहीं है, बल्कि जो दो एंटिटीज हैं उनका एक बिजनेस में होना, यानी कंबाइन होकर एक बिजनेस बनाना, एक एंटिटी बनाना मर्जर कहलाता है। जनरली जो टर्म मर्जर है उसको जब हम यूज करते हैं तब वो इस टर्म में यूज होता है कि जो दो बिजनेसेस हैं जो जनरली सेम साइज के हैं, वो एक नई कंपनी बना करके एक साथ आ जाते हैं, तो उसको हम मर्जर कहते हैं। यानी ये दो जो कंपनीज हैं वो डिस्टिंक्ट होकर के या इंडिपेंडेंटली काम ना करते हुए एक साथ आकर अगर एक नई कंपनी फॉर्म कर लेती हैं तो उसे हम मर्जर कहते हैं। और एक्विजिशन वर्ड जनरली यूज किया जाता है इन टर्म्स जब एक बड़ा बिजनेस किसी छोटे बिजनेस को खरीद लेता है, दैट मीन्स अ स्मॉलर बिजनेस इज टेकन ओवर बाय द बिगर बिजनेस, तो उस केस में हम एक्विजिशन वर्ड का यूज करते हैं। अब मर्जर और एक्विजिशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला है अपनी परफॉर्मेंस एक्सपैंड करने के लिए। अगर एक कंपनी अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हांस करना चाहती है, उसको बढ़ाना चाहती है, अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहती है, तो उस केस में वो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करते हैं। फॉर हायर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी को और ग्रो करने के लिए भी मर्जर्स और एक्विजिशंस किए जाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग मार्केट पावर, मार्केट में अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, पावरफुल पोजीशन क्रिएट करने के लिए भी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाई करने के लिए। एक बिजनेस अगर अपने आप को और डाइवर्सिफाई करता है और डाइवर्सिफाई करना चाहता है अदर फील्ड्स में, तो उस केस में भी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस किए जाते हैं। और लास्ट है टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स बेनिफिट्स पाने के लिए भी मर्जर और एक्विजिशंस किए जाते हैं। कई तरीके के एग्जाम्पल्स आपको इंडिया में भी मिल जाएंगे, जैसे करंट में आपको वोडाफोन और आइडिया का मर्जर देखने को मिला है इंडिया में टेलीकॉम इंडस्ट्री के केस में। जब मर्जर और एक्विजिशन जैसी सिचुएशन आती है, उस केस में जो एम्प्लॉयज हैं उन पर और उनके एक्सपीरियंसेस पर जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको एम्प्लॉयज में काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग मर्जर्स, जैसे कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, वर्किंग डिफरेंस हो सकता है, एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर एंजाइटी आ सकती है, जॉब खोने का उनको डर हो सकता है, उन्हें लग सकता है कि उनकी जॉब जा सकती है, फियर ऑफ लूजिंग जॉब या फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इस तरीके की कई सिचुएशंस देखने को मिल सकती हैं इन द केस ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। तो ऐसे केस में बहुत ज़रूरी होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो ये एंजाइटी है, जो डर है, उसको दूर किया जा सके। कंपनी कोशिश करे कि जो मर्जर्स की वजह से जो एंजाइटी फियर डेवलप हुआ है एम्प्लॉयज़ में, उसको कम किया जा सके ताकि वो बेटर वर्क कर सके। इसके लिए कई चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में चेंज किया जा सकता है। चेंजेस आ रहे हैं, ये जो चेंजेस आ रहे हैं मैनेजमेंट में, उसको प्रॉपरली डिफाइन करना, जो रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनमें चेंजेस करना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चेंजेस करना। ट्रेनिंग मेथड्स को यूज किया जा सकता है ताकि जो लोग हैं वो एनर्जाइज हो सकें और अपनी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उसको दे सकें। ये कुछ चीजें की जा सकती हैं जिससे जो एंजाइटी है वो कम हो सके, एक फियर जो है एम्प्लॉय में वो कम हो सके। वापस से अगर हम अपने क्वेश्चन पर आए तो देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि क्या क्या इंटरवेंशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, तो सबसे पहले जो स्पीड अप है इंटीग्रेशन प्रोसेस, ये करेक्ट है। जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है उसको स्पीड अप करके, उसको बढ़ा करके भी जो एंजाइटी है मर्जर की वजह से जो क्रिएट हो रही है उसको मैनेज किया जा सकता है। न्यू विजन, कॉमन गोल, ऑर्गेनाइजेशनल सिंबल्स, ये सही नहीं है। इसके अलावा एम्प्लॉय काउंसलिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग और एम्प्लॉयज की काउंसलिंग करके भी जो एंजाइटी है उसको कम किया जा सकता है। प्लस स्पाउस, फ्रेंड, सुपरवाइजर, कोवर्कर्स, इनसे अगर सपोर्ट मिलता है तो उसकी वजह से भी, उसके थ्रू भी जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, उसको मैनेज किया जा सकता है। टर्मिनेशन सेरेमनीज में एफर्ट्स को डिसंगेज करने से कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन ई, यानी कि यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ए, सी एंड ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज एन अनकॉमन फीचर ऑफ प्राइवेट इक्विटी एंड जॉइंट वेंचर कैपिटल।
ऑप्शंस हैं बोथ इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट आर नॉट एबल टू और टू गेन कैपिटल फ्रॉम पब्लिक. सेकेंड है देयर इन्वेस्टमेंट इज यूज फॉर फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इन्वेस्टर कंपनी. They are set up an independent pool of capital contributed by institutions or high net worth of individuals. और लास्ट है their activities are subject to few regulations. तो देखिए दोनों वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी बिजनेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं. लेकिन फर्क ये है कि प्राइवेट इक्विटी क्या करता है कि जो बिजनेसेस अपने एडवांस्ड स्टेजेस पर होते हैं, यानी कि जो मैच्योरिटी लेवल पर होते हैं, मैच्योर स्टेजेस पर होते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है थ्रू प्राइवेट इक्विटी. वहीं वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट किस में करता है? ऐसे बिजनेसेस में जो अपने ऑपरेशन के अर्ली स्टेज पर होते हैं, जो स्टार्टअप्स होते हैं, उसमें वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है. वहीं ऐसी बिजनेसेस जो मैच्योर हैं, जो एडवांस्ड स्टेजेस पर हैं, उसमें प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट करता है. प्राइवेट इक्विटी के थ्रू जो इंडस्ट्री होती है उसका 100% स्टेक एक्वायर किया जाता है, जबकि वेंचर कैपिटल के केस में 50% या उससे कम तक का जो स्टेक होता है उसको एक्वायर किया जाता है. और प्राइवेट इक्विटी के केस में क्या होता है, लार्जर इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं, एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और लार्जर इन्वेस्टमेंट करेंगे. जबकि जो वेंचर कैपिटल है इस केस में क्या होता है, स्मॉलर इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं और वेरियस जगह पर किए जाते हैं. कई कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और स्मॉलर इन्वेस्टमेंट किया जाता है. रीजन क्या है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा रहता है, बहुत बड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि जिन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो स्टार्टअप है, यानी कि अर्ली स्टेजेस पर है अपने ऑपरेशन के. इस केस में इसलिए कई जगह इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं और थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं. वहीं प्राइवेट इक्विटी के केस में क्या होता है, इक्विटी प्लस डेट दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, जबकि जो वेंचर कैपिटल है ये जनरली वर्क करता है इक्विटी पर. यानी प्राइवेट इक्विटी के केस में जो टारगेट कंपनी होती है, या तो वो एक ऐसी कंपनी होती है जो पोटेंशियल कंपनी हो, यानी जिसमें फर्दर ह्यूज प्रॉफिट्स के, ह्यूज बेनिफिट्स के चांसेस होते हैं, या फिर हो सकता है कि ये ऐसी कंपनीज हो जिनको रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत हो, जो करंट में मैनेजमेंट है, करंट में सिस्टम है, उनकी वजह से उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उनको बेनिफिट्स नहीं हो रहे हैं. तो इस केस में हो सकता है कि उस कंपनी को रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत पड़े. तो इसके लिए क्या होता है, प्राइवेट इक्विटी फर्म के थ्रू जो है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं. और जो प्राइवेट इक्विटी फर्म होती है वो क्या करती है, मैनेजमेंट फीस चार्ज करती है. जो ट्रांजैक्शन किया जा रहा है उसके लिए मैनेजमेंट फीस चार्ज करते हैं. देखिए जो रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी की बात हमने की कि कंपनी की जो करंट मैनेजमेंट है वो इस कंडीशन में नहीं है, या वो नहीं चाहती है कि जो ज़्यादा रिडक्शन किया जाए कॉस्ट में या रीस्ट्रक्चर किया जाए. तो ऐसे केस में जो प्राइवेट इक्विटी ओनर्स होते हैं उनको एक मोटिवेशन रहता है कि वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इस कंपनी में बाय रीस्ट्रक्चरिंग इट. प्लस जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होती हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं कंपनी के ऑपरेशंस में, क्योंकि 100% स्टेक, क्योंकि ज़्यादा ओनरशिप इनके पास उस कंपनी की होती है. तो वापस से अगर हम अपने क्वेश्चन पर आए तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन सही है, बोथ इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट आर नॉट एबल टू और गेन कैपिटल फ्रॉम पब्लिक. पब्लिक से कैपिटल गेन करने में एबल नहीं होती हैं, उनकी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट दिया है देयर इन्वेस्टमेंट इज यूज्ड फॉर फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इन्वेस्टर कंपनी. तो देखिए ये क्या है, एक अनकॉमन फीचर है, ये दोनों में कॉमन नहीं है. अभी हम लोगों ने देखा कि जो रीस्ट्रक्चरिंग है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, प्राइवेट इक्विटी के केस में. प्राइवेट इक्विटी के केस में जनरली रीस्ट्रक्चरिंग के लिए पैसा लगाया जाता है. जो कंपनी ऑलरेडी मैच्योर स्टेज पर है, तो जो भी पैसा होता है वो हम क्या करते हैं, प्राइवेट इक्विटी का जो पैसा होता है प्राइवेट इक्विटी फर्म क्या करती है, रीस्ट्रक्चरिंग में लगाती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे फर्दर गेन लिया जा सके. थर्ड है दे आर सेट अप एन इंडिपेंडेंट पूल ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय इंस्टीट्यूशंस और हाई नेट वर्थ ऑफ इंडिविजुअल्स, ये भी बिल्कुल सही है. और द एक्टिविटीज आर सब्जेक्ट टू फ्यू रेगुलेशंस, ये भी सही है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हीं के बेस पर इनकी एक्टिविटीज होती हैं. तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 में दिया गया है शेड्यूल्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013
और लिस्ट 2 में इसकी अंडरलाइंग थीम्स हैं। 4 शेड्यूल्स दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड थीम्स दी गई हैं। अब देखिए कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल 7 शेड्यूल्स हैं। तो सबसे पहला जो है शेड्यूल 1, ये रिलेटेड है टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज रिलेटेड टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो आता है सेक्शन 4 एंड 5। जो भी फॉर्मेट्स वगैरह हैं वो इसमें बताए गए हैं। शेड्यूल 2 इज रिलेटेड विद द कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। सेक्शन है इसका 123। डेप्रिसिएशन किस तरीके से चार्ज किया जाएगा और डेप्रिसिएशन चार्ज करते समय जो यूजफुल लाइफ है उसको ध्यान में रखा जाता है। प्लस जो डेप्रिसिएशन है सिर्फ टेंजिबल एसेट्स से एसोसिएटेड ही नहीं, इसके अलावा जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं उसमें भी डील किया जाएगा, उसमें भी डील किया जाता है। दिस इज मेंशन्ड इन दिस शेड्यूल। नेक्स्ट है शेड्यूल 3, ये एसोसिएटेड है आपका प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो बैलेंस शीट है वो कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, क्या उसका फॉर्मेट होगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, ये सभी चीजें मेंशन है आपके शेड्यूल 3 में। नेक्स्ट है शेड्यूल 4, ये एसोसिएटेड है विद द कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनके लिए शेड्यूल 4 में कोड दिया गया है। कोड का मतलब है कि किस तरीके से ये वर्क करेंगे, किस तरीके से ये काम करेंगे, ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई। ये देखिए बैलेंस शीट का यहाँ सेक्शन हो जाएगा आपका सेक्शन 129 और इधर कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है आपका सेक्शन 149। अब जो कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है इसमें उनकी प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, उनका रोल्स एंड फंक्शंस क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगी, कैसे अपॉइंटमेंट किया जाएगा, रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, ये सभी चीजें इसमें बताई गई। नेक्स्ट है आपका शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में क्या बताया गया है, ये रिलेटेड है विद द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर्स, ये इससे एसोसिएटेड होता है। सेक्शन है आपका सेक्शन 196 एंड 197। नेक्स्ट है शेड्यूल 6, ये एसोसिएटेड है विद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सेक्शन 55 एंड सेक्शन 186। और लास्ट है शेड्यूल 7, ये एसोसिएटेड है विद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्शन है इसका 135। तो ऑप्शंस यहाँ पे देख लीजिए, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। अगर आप हमारे लेक्चर्स के फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी या आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड क्वेश्चंस जो नेट जून 2023 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए थे। होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।